हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपके। स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज का ये जो क्लास है अपना क्लास 6 होने वाला है। इससे पहले हमने 5 क्लासेस कर चुके हैं जिसमें हमने रेशो के बेसिक्स पढ़े थे और फिर मैंने उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। अब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो वाला कंसेप्ट बताया था। आज के इस वीडियो में देखो, कॉन्सेप्ट तो बताया था लेकिन उस पर हमने 4-5 सवाल भी किए थे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ उसी कॉन्सेप्ट पर एडवांस सवाल लेकर आया हूँ। इन सभी सवालों को हम करेंगे और ये हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वाले। लेकिन कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वाले कैसे, देखो ये ना एक अलग कंसेप्ट है, अलग तरीके के सवाल हैं और अलग तरीके के सवाल, ये इनका एक फॉर्म होता है। वो अगर मैं आपको फॉर्म बता दूँ ना तो इस सवाल को सॉल्व करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे एक फॉर्म है, देखो, अगर आपको कभी भी क्या मिल जाता है, ये सवाल में आया हुआ है, पीछे प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। कभी भी अगर आपको x की वैल्यू 4ab अपॉन में a प्लस बी के फॉर्म में दिख जाए, ठीक है, दिख जाए और आपसे पूछ ले x प्लस में 2a अपॉन में x माइनस 2a प्लस में x प्लस में 2b अपॉन में x माइनस 2b, इसकी वैल्यू पूछ लेना, तो इसका आंसर हमेशा 2 के बराबर होता है जब भी हमारा x की वैल्यू इसके फॉर्म में है। आया समझ में। देखो यहाँ पे ये कुछ और नहीं, ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से ही तो आएगा, ये भी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से ही तो आएगा। इसका एक एग्जांपल लेके मैं आपको प्रूव भी करवाता हूँ। देखो, जब भी इस तरीके से फॉर्म आए x इज इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी और x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b पूछ ले, तो उसका आंसर आपको हमेशा हमेशा 2 पर टिक करना है, क्योंकि इसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा। देखो, प्रूव करने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल भी लेकर आया हूँ। हमें x की वैल्यू दे रखी है 4ab के फॉर्म में, ये अपना a है, ये अपना b है, और यहाँ पर क्या पूछ रखा है, x प्लस में 2a अपॉन x माइनस 2a अपॉन प्लस में x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, इसको मैंने बताया था, कभी भी इस तरीके का फॉर्म आए तो अपना आंसर हमेशा ऑप्शन नंबर सी 2 होगा। अब करके देखते हैं। भाई, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, मुझे इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका और इसका, इन दोनों का सम फाइंड करना है। इन दोनों का सम फाइंड करने के लिए पहले मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वैल्यू आएगी अपने यहीं से। क्या मैं इस 4√30 को ऐसे नहीं लिख सकता 2 × 2, और √30 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 × √6, √5 × √6, बिल्कुल भाई, 2 2 जा 4 हो गया, 5 6 जा 30, √30 आ जाएगा यहाँ से। तो मैं इस पूरे को ऐसे लिख सकता हूँ और ये नीचे तो एज इट इज़ मुझे ऐसे ही लिखना होगा, यहाँ पे √5 प्लस में √6, और ये किसके बराबर है, x के बराबर है। पहले मैं ये वाला फाइंड करता हूँ, फिर मैं ये वाला फाइंड करूँगा। मुझे x प्लस 2√5 चाहिए, तो यहाँ से एक 2 और एक √5 उठा लो और यहाँ भेज दो। तो यहाँ पे ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे x अपॉन में 2√5 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा मेरा 2√6 अपॉन में √5 प्लस में √6। बस हमारा सवाल यहाँ से आ गया। हम एक मोड पे पहुंच गए जहाँ से अब हमें आगे का लक्ष्य दिखाई दे रहा है। भाई, मुझे अगर मैं यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। आप यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करो, दोनों तरफ करके देखो। भाई, अगर मैं यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूँगा, ये अपना a है, ये अपना b है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जब मैं अप्लाई करता हूँ तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के फॉर्म में आ जाता है, दोनों तरफ आएगा। तो यहाँ पे x प्लस 2√5 हो जाएगा जब मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूँगा, और यहाँ पे x माइनस 2√5 हो गया। जब मैं LHS में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूँ तो मैं राइट हैंड साइड में भी लगाता हूँ। ये अपना a है, ये अपना b है, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के फॉर्म में लिखूंगा। जब ये a में मैं b प्लस करूँगा तो √6 वाला ये 2√6 के साथ ऐड होके 3√6 बन जाएगा। ये 5 तो उसमें ऐड होगा नहीं, तो ये एज इट इज़ √5 आ जाएगा। और यहाँ पर a माइनस बी नीचे आता है, a माइनस बी मतलब 2√6 में से मुझे ये पूरा घटाना है। 2√6 में से देखो √6 तो चला जाएगा लेकिन √5 नहीं जाएगा, तो 2√6 में से अगर √6 चला गया तो √6 बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 5, माइनस का √5 एज इट इज आ जाएगा। तो मुझे x प्लस 2√5 अपॉन x माइनस 2√5 जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी, उसकी एक वैल्यू तो मुझे मिल गई। अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे 2√5 ऐसे ही रहने दूंगा, और ये जो 2 है और इनटू में √6 है, इस बार मैं इसको नीचे डिनोमिनेटर में लेकर आऊंगा x की में, तो मुझे ये वाली फॉर्म मिल जाएगी। बस यहाँ पे 2√6 आएगा। देखो कैसे, यहाँ पे x अपॉन में 2√6 को नीचे लेकर आओ, 2√6 अब रहेगा क्या, यहाँ पे 2 रूट केवल 5 रहेगा,
और नीचे क्या था, √5 प्लस में √6। तो अब मैं इस पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूंगा तो मुझे इस चीज़ की वैल्यू मिल जाएगी। अप्लाई करो। जब मैं दोनों तरफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x प्लस में 2√6 बिल्कुल हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, x माइनस 2√6। जब मैंने LHS में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया तो मैं राइट हैंड साइड में भी करूंगा। भाई 2√5 प्लस में √5 प्लस में √6 हो जाएगा। भाई ये a है ये b है, तो ऊपर a प्लस b नीचे a माइनस b होगा। तो a में अगर b प्लस करोगे 2√5 में √5 तो ऐड हो जाएगा, ऐड होके 3√5 होगा, लेकिन √6 इसमें ऐड नहीं होगा, तो इसको एज इट इज़ √6 में यहाँ पे लिख दूंगा। अब a माइनस बी का फॉर्म बनाओ नीचे डिनोमिनेटर में, a माइनस बी करूँगा, इसका मतलब 2√5 में से √5 प्लस √6 को मुझे घटाना है। तो जब मैं यहाँ पे देखो घटाते कैसे हैं, 2√5 पे से मुझे √5 प्लस में √6 घटाना है, तो यहाँ पे √5 माइनस का हो जाएगा और √6 भी अपना माइनस का हो जाएगा, माइनस जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो 2√5 प्लस का है, उसमें से अगर मैं माइनस √5 घटाऊंगा तो केवल एक ही √5 बचेगा, और ये अपना जो √6 है ये भी माइनस का बन जाएगा, तो ये भी माइनस का √6 हो जाएगा। अब मुझे इन्हीं दोनों की प्लस करना है, मुझे इसकी वैल्यू मिल गई और मुझे इसकी वैल्यू भी मिल गई। अब सवाल में क्या पूछ रखा है, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों की वैल्यू कितनी आई है, ये इसकी वैल्यू आई है और अपनी ये दूसरी वाली इसकी वैल्यू आई है, तो इन दोनों को अगर मैं सम कर दूंगा तो मुझे मेरे सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो सम कर दो इन दोनों का, मुझे पहले वाले की क्या वैल्यू मिली है, 3√6 प्लस में √5 मिला है, ठीक है, और यहाँ से ये √6 माइनस में √5 मिला है। अगर मैं इसका सम कर दूँ इसके 3√5 प्लस में √6 के साथ और अपॉन में यहाँ पे √5 माइनस √6 के साथ, अब देखो मुझे एलसीएम तो लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर देखो अलग है यहाँ पर भी अलग है, लेकिन है एक ही चीज़, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा। जब मैं माइनस यहाँ से कॉमन लूँगा तो यहाँ पे माइनस कॉमन आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, और प्लस का जो यहाँ पे √6 था ये प्लस का बन जाएगा, और ये √5 जो है माइनस का बन जाएगा। साइन एक्चुअली में चेंज हो सकता है नहीं, चाहे साइन चेंज हो जाता है जब भी मैं माइनस कॉमन में लेता हूँ। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखो पहले रेजर लेके इसको रफ कर देते हैं, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ √6 माइनस 5 बिल्कुल लिख सकता हूँ। जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, √6 माइनस में 5। मैंने माइनस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि अब देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम बन गई, तो अब मुझे एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब ये माइनस है नीचे तो इसको ऊपर भेज दो, ऊपर होके मल्टीप्लाई होके ये दोनों को माइनस बना देगा, ठीक है, ये दोनों को माइनस बना देगा। अब यहाँ से मेरा एलसीएम कितना आएगा, नीचे एलसीएम आएगा √6 माइनस में √5। अब जब मैं इसको प्लस करूँगा तो यहाँ पे 3√6 हो जाएगा प्लस में √5 हो जाएगा। जब मैं इसको यहाँ पे प्लस करूँगा तो ये माइनस का 3√5 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का √6। देखो प्लस करोगे तो क्या आएगा, भाई अगर मैं 3√6 में से माइनस का √6 करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2√6 आएगा, और यहाँ पे 3√5 में से अगर मैं यहाँ पे प्लस √5, इन दोनों का अगर मैं सम करूँ तो माइनस का 2√5 आएगा क्योंकि बड़े वाले का साइन आता है, और नीचे यहाँ पे क्या है, √6 माइनस में √5। मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल कॉमन ले सकता हूँ। तो जब मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा अपना, यहाँ पे बच जाएगा केवल और केवल अपना √6 माइनस 5, √6 - 5, क्योंकि मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। तो देखो ये √6 - 5 से कट गया, तो मेरा यहाँ पे क्या बचा, केवल 2 बचा, और 2 ही मैंने आपको बताया था जब भी इस तरीके का फॉर्म दिख जाए तो इसका आंसर आपका हमेशा 2 ही आएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म को याद रखना। क्या फॉर्म बताया था मैंने, x इज इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी, जब भी दिया रहा है तो x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस में x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b हमेशा आपके 2 के बराबर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का एडवांस लेवल का सवाल है जिसको करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आप फॉर्म कर लो याद, फिर आपको केवल 2 पे टिक करना है ना। ऐसे वाले सवालों को क्या है ना, सॉल्व करने में देखो पहली बार में तो क्लिक होता नहीं है, जब भी इस तरीके का सवाल आता है। अगर आपने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थोड़ा बहुत ध्यान दे के किया है तो क्लिक हो सकता है, लेकिन इसका वैल्यू फाइंड करने में भी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा कि आप इसकी फॉर्म को याद कर लो। देखो साम दाम दंड भेद रट्टा, कंसेप्ट सीखना, लर्न करना, सब कुछ अपनाना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन पाना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। केवल आप कंसेप्ट सीख के कंपटीशन को नहीं जीत सकते, आपको सब कुछ करना पड़ेगा जो ज़रूरत है। अब अगला क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू √6 अपॉन √3 प्लस √2 देन x प्लस √3 अपॉन x माइनस √3 माइनस में x प्लस √3 अपॉन x माइनस √3। यहाँ पे इसको ना 2 कर लो, यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, यहाँ पे दोनों अलग अलग होगा, ये x प्लस √3 अपॉन x माइनस √3, x प्लस √2 अपॉन x माइनस √2। देखो ये वो वाला सवाल नहीं है, अभी जो मैंने आपको वो टाइप बताया था, वो फॉर्म बताया था, वो बताया था x इज इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी।
यहाँ पर एक्चुअली में कुछ और नहीं, यहाँ पर ए बी है, ये ए प्लस बी है नीचे। 4 कहाँ है, 4 तो इन्होंने गायब कर दिया। और यहाँ पर ये माइनस पूछ रखा है, मैंने जो आपको फॉर्म बताया था वो प्लस था, तो ये अलग फॉर्म है। तो यहाँ पर मुझे डायरेक्ट कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई इसका फॉर्म नहीं, इसका आंसर अपना 2 तो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करके सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करूँगा, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करूँगा, फिर इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसमें से इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, फिर जाके मेरी वैल्यू मिलेगी। तो करते हैं स्टार्ट। भाई मेरे पास दे रखा है x इज इक्वल टू √6, जिसको मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू में √2 लिख सकता हूँ बिल्कुल। और नीचे क्या दे रखा है, √3 प्लस में √2। मुझे फाइंड करना है x प्लस √3 और x माइनस √3 और x प्लस √2 और x माइनस √2। मैं पहले इसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पे √3 को नीचे लेकर आना पड़ेगा, फिर जाके मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लूँगा तो मुझे मिल जाएगा। तो x अपॉन √3 आ जाएगा। जब मैं √3 को नीचे लूँगा तो यहाँ पे √2 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे √3 प्लस में √2। देखो आ गया। अब मैं अगर इसको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूँगा तो मुझे इस चीज़ की वैल्यू मिल जाएगी। अप्लाई करो यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। जब मैं यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे ये ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के फॉर्म में होता है अपना कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो यहाँ पे एक्स प्लस में √3 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स माइनस में √3 हो जाएगा। देखो सवाल में इसी की वैल्यू मुझसे पूछ रखा है, और यहाँ पर भी मैं जो चीज़ LHS में करता हूँ वही चीज़ मैं RHS में भी करूँगा। तो जब मैं इस पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूँगा तो ये अपना ए है, ये अपना बी है। जब मैं दोनों को प्लस करूँगा तो ऊपर ए प्लस बी बन जाएगा, नीचे ए माइनस बी। तो जब मैं √2 में √3 प्लस √2 प्लस करूँगा तो 2√2 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 हो जाएगा। नीचे ए माइनस बी का फॉर्म बनाते हैं, इसका मतलब मुझे √2 में से इस वाले चीज़ को माइनस करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको माइनस करूँगा √2 से √2 तो कट जाएगा, लेकिन केवल √3 बचेगा, और वो भी माइनस का बचेगा, क्योंकि मैं ऊपर वाले में से नीचे को माइनस कर रहा हूँ। तो √2 तो कट गया, लेकिन ये √3 बच जाएगा जो कि माइनस का बच जाएगा। तो मुझे x प्लस √3 अपॉन एक्स माइनस √3 की वैल्यू क्या मिली, ये वाली मिल गई। अब मैं x प्लस √2 अपॉन एक्स माइनस √2 की वैल्यू फाइंड करूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, √3 को यहीं रहने दूंगा, लेकिन ये √2 को मैं इस बार बेस में लेकर आऊंगा x के। तो यहाँ पे x के नीचे अगर मैं √2 लेकर आऊंगा तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में मेरे पास बचेगा √3 अपॉन में √3 प्लस में √2। अब अगर मैं दोनों तरफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूंगा तो मुझे x प्लस √2 अपॉन एक्स माइनस √2 मिल जाएगा। अप्लाई करो। यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, x प्लस √2 अपॉन में x माइनस √2 इज इक्वल टू, जब मैं यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूँगा राइट हैंड साइड में तो ये कितना हो जाएगा, 2√3 प्लस में √2। और अगर मैं √3 में से ये पूरे को माइनस करूँगा तो √3 से √3 तो कट जाएगा, लेकिन √2 बचेगा, और वो भी किसका बचेगा, माइनस का। तो √2 आ गया। अब मुझे इसकी वैल्यू भी मिल गई, मुझे इसकी वैल्यू भी मिल गई। सवाल में क्या बोला है, सवाल में √3 वाले में से √2 वाले को मुझे घटाना है। इसका मतलब इस वाले में से मुझे इसको घटाना पड़ेगा, तब जाके मेरी वैल्यू आएगी। तो घटाना शुरू कर दो। 2√2 प्लस में √3 है, माइनस में √3 है, मुझे इसमें से इस वाली चीज़ को घटाना है। और किस वाली चीज़ को, 2√3 प्लस में √2 अपॉन में माइनस का √2 को घटाना है। देखो ये माइनस से यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये एक्चुअली में माइनस नीचे हो चाहे ऊपर हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक्चुअली पूरे ब्रैकेट से आगे होता है। तो ये वाला माइनस इस माइनस के साथ मिलके इसको प्लस बना देगा। आया सोच में, तो कुल मिला के अब ये माइनस हट गया यहाँ से। तो अब मुझे एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है बस। देखो इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूँगा तो इन दोनों का मल्टीपल ही आएगा, जो कि आएगा कितना, माइनस का √6। अब एक एक को इससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, और जो भी आएगा आपका आंसर देखो करो। देखो अगर मैं √3 से √6 को माइनस का उसको डिवाइड करूँ तो √2 आएगा। तो √2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। तो √2 से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, √2 से √2 4 हो जाएगा। बिल्कुल हो भाई, √2 से ये √2 कट जाएगा तो 2 होगा, 2 2 जब 4 यहाँ पे आएगा। अब मैं √2 की 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो √6 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्लस करूँगा, जब जब मैं यहाँ प्लस करूँगा तो जब मैं √2 से अगर इसको डिवाइड करूँगा तो माइनस का √3 आएगा। तो माइनस का √3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो एक एक करके। जब मैं माइनस का √3 से इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, देखो 3 √3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और वो भी माइनस का होगा। माइनस का 3 इंटू 2 मतलब माइनस का 6। तो यहाँ पे ये माइनस का 6 होगा, माइनस का 6 होगा। ठीक है, और अगर मैं माइनस की √3 से 2 से मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे √2 से, तो यहाँ पर ये भी माइनस का √6 होगा। तो माइनस के √6 से प्लस का √6 कट जाएगा, 4 माइनस 6 मतलब माइनस का 2, और नीचे क्या बचा मेरा, माइनस का √6। तो 2 से ये माइनस के ये माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ पे मेरा कुल मिला के 2 अपॉन √6 बचा। ऑप्शन में तो मेरे कहीं भी नहीं है 2√6। देखो देखो ये √6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको और तोड़ दो, √3 इंटू √2 लिख सकता हूँ, और ये 2 को कैसे लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2, क्योंकि √2 इंटू √2 ही अपना 2 होता है। तो ये √2 से √2 कट गया, तो बचा क्या मेरे पास, √2 अपॉन में √3। इसका मतलब रूट के अंदर 2/3, अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल
करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, इसीलिए मैंने आपको ये फॉर्म बता दिया था। कभी भी आपको इस तरीके के दिखे तो उसका आंसर हमेशा 2 होगा, वरना आपने देखा ना कितना लंबा प्रोसेस होता है इसका फाइंड करने का आंसर। लेकिन अगर वो उस फॉर्म का नहीं मिला, फिर आपको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करके फाइंड करना पड़ेगा। और ऐसे सवाल अधिकतर प्री में नहीं पूछे जाते, मेंस में ही पूछा जाता है, जहाँ पर डेफिनेटली ये सारे सवाल डिजर्व करते हैं मेंस के लेवल में आने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अब इस सवाल को देखो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx। मतलब कुल मिला के मुझे यहाँ पे ये जो दे रखा है ना, मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो अपना एक्स है ना, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे ये जो पूरा अपना तामझाम है, ये ए के बराबर दे रखा है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है। अब मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक चीज़ अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना, तो ये सवाल भी अपना कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का है। देखो सवाल यही आपसे एग्जाम में पूछेगा, लेकिन वहाँ पे आपको डिफिकल्ट हो जाएगा फाइंड करना कि यहाँ पे कौन सा अप्लाई लगेगा कॉन्सेप्ट। ये देखने में तो लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला है, जिसे हम श्रीधाचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, लेकिन है नहीं, ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वाला सवाल है। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, ये a माइनस बी है। तो पता चला मुझे, अब मुझे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा के ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं जब इस पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा, तो ये देखो, ये पहले a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के फॉर्म में दे रखा है, यहाँ पे तो ये a अपॉन 1 दे रखा है। जब मैं इस पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो ये रिवर्स कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हो जाएगा, इसका मतलब a अपॉन बी हो जाएगा। भाई आपको मैंने बताया था कल की वीडियो में भी, अगर a प्लस बी होता है और यहाँ पे a माइनस बी है, जब मैं इस पे फिर से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो ये a अपॉन बी हो जाएगा, और यही फॉर्म यहाँ पे दे रखा है। तो जब मैं इस पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा LHS में, तो ये अपना a अपॉन बी के फॉर्म हो जाएगा, इसका मतलब b अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 2bx के फॉर्म में हो जाएगा। और जब मैं राइट हैंड साइड में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा, तो ये तो अपना a है, ये अपना b है, तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, इसका मतलब a प्लस 1 अपॉन में a माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे फाइंड करनी है, मेरा गोल बिल्कुल सेट है, ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो ये रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो रूट हट जाएगा। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा अपना, यहाँ से ये बी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और ये नीचे से अपना रूट हट जाएगा, जो कि मेरा यहाँ पे कंप्लीट टारगेट हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में 2bx। और जब मैं राइट हैंड साइड में स्क्वायर करूँगा तो ये ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में a माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी नहीं, मुझे यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो मुझे ना यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे इस वाली चीज़ को गायब करना पड़ेगा यहाँ से। तो मैं यहाँ पे फिर से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा, लेकिन इस बार कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना होगा ना तो केवल नीचे लगाऊंगा, ऊपर नहीं लगाऊंगा। क्योंकि अगर मैं ऊपर, देखो सपोज अब यहाँ पे ये a बन गया, यहाँ पे नीचे ये b बन गया, अगर मैं ऊपर नीचे दोनों कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूँ तो ऊपर a प्लस बी बन जाएगा, नीचे a माइनस बी। a प्लस बी मतलब b फिर से ऊपर चल जाएगा, b मतलब ये पूरा बी स्क्वायर माइनस 2bx, इसका मतलब ये x फिर से ऊपर चल जाएगा। मेरे लिए टास्क और हार्ड हो जाएगा x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। इसका मतलब मैं ऊपर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगाऊंगा, केवल नीचे a माइनस बी लगाऊंगा। तो a माइनस बी देखो, ऊपर का ऊपर एज इट इज रहने दो, नीचे a माइनस बी की फॉर्म बनाओ, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस में टू बी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर भी ऊपर एज इट इज़ रहने दो, a प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो हमें जब जरूरत पड़ती है ना ऊपर लगाना नीचे लगाना, ऊपर नीचे दोनों लगाना, तब हम अपने हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ऊपर नीचे दोनों लगाते हैं। केवल नीचे ज़रूरत है तो हम केवल नीचे लगाते हैं। तो यहाँ पर ऊपर तो मैंने एज इट इज़ रहने दिया। अब मैं जब यहाँ पे नीचे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो ये नीचे तो a माइनस बी का फॉर्म हो जाएगा, तो नीचे a माइनस बी का फॉर्म होगा, इसका मतलब a प्लस 1 के होल स्क्वायर में से मैं माइनस कर दूंगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे सोल्व करो, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये जब माइनस इस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 2bx हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, बी स्क्वायर अपॉन में 2bx हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या होगा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस 1 का होल स्क्वायर, अगर आप डिवाइड करोगे माइनस करोगे तो यहाँ से 4a आ जाएगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करोगे 4a से तो 4a ही रहेगा। अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। देखो 2 से ये 2 बार में गया, और b से ये एक स्क्वायर कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब ये 2a इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वाली चीज़ को यहाँ ले आओ, x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। x की वैल्यू यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, 2ab अपॉन में a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू पूरा क्या मिला, 2ab अपॉन में a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। मतलब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ही था, बस आपको थोड़ा सा
ज़्यादा ही यहाँ पे एडवांस तरीके से पूछ रखा है। अब जैसे अगले सवाल पे चले, अगले सवाल पे व्हाट इज़ द थर्ड प्रोपोर्शनल। देखो अब थर्ड प्रोपोर्शनल, अब प्रोपोर्शनैलिटी का कंसेप्ट आ गया। यहाँ से मुझे आपको एक नया कंसेप्ट के बारे में बताना होगा जो कि है अपना प्रोपोर्शनैलिटी का। देखो अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे थे ना 5 क्लासेस में, वो रेशो का, ये जो हमारा रेशो और प्रोपोर्शन वाला चैप्टर है जो हमारा, ये दो पार्ट है एक्चुअली, ये रेशो है, ये प्रोपोर्शन है। तो अभी तक हमने जो किया वो रेशो ख़त्म हो गया। अब प्रोपोर्शनल वाले पार्ट पे चलेंगे। फिर एक बार जब ये प्रोपोर्शनल वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा, लैंग्वेज बेस्ड सवाल भी पूछे जाते हैं रेशो प्रोपोर्शन में, फिर हम उनको करेंगे, फिर उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लेकिन एक और इसका पार्ट पूछा जाता है पार्टनरशिप, जो कि इसी चैप्टर के अंदर आता है। तो पार्टनरशिप भी हम करेंगे उसके बाद, जब अपना रेशो और प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम अपना पार्टनरशिप वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी देखो, अभी हम रेशो खत्म करके प्रोपोर्शन सीखते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है, मैंने आपको क्लास 1 में भी बताया था। प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन मतलब होता है ए रेशो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी। इसका मतलब जो रिलेशन ए से बी का है ना, वही रिलेशन सी से डी का होगा। या फिर इस चीज़ को मैं अपोन में भी तो करके लिख सकता हूँ, ए अपोन में बी इज इक्वल टू सी अपोन में डी। इसका मतलब ए अपोन बी जो होगा वो सी अपोन डी के बराबर होगा। यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मैं इसको बराबर भी कर सकता हूँ, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो कुल मिला के यहाँ से मेरे को क्या मिला, ए डी इज इक्वल टू बी सी के बराबर होता है। इसका मतलब ये इसका मल्टीपल इसके बराबर होता है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। केवल इतना ही जानना था आपको प्रोपोर्शनल के बारे में। लेकिन इस पे सवाल कैसे आते हैं, सवाल में देखो आपसे पूछेगा फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा, आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा, आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछेगा। तो केवल ये 3-4 प्रोपोर्शनल होते हैं जो कि आपसे पूछता है ना। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक एक करके हम जानते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल एक्चुअली में होता है क्या है। देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, नोट्स बना रहे हो ना, स्टार्ट कर दो यहाँ से नोट्स बनाना, क्योंकि ये कंसेप्ट है। फोर्थ प्रोपोर्शनल देखो क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, मैंने अभी आपको क्या बताया था, ए रेशो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी, है ना, सी रेशो डी। इसका मतलब देखो यहाँ पे ये फोर्थ, ये अपना पहला प्रोपोर्शनल है, ये अपना दूसरा प्रोपोर्शनल है, ये अपना तीसरा प्रोपोर्शनल है, ये अपना फोर्थ प्रोपोर्शनल है। तो सवाल में आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल ही पूछता है। और जब आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा ना, तो वहाँ पे ये डी की वैल्यू नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे वो डी की वैल्यू एक्स मान के हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि हमसे पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल तो फाइंड करना है, तो मैं फोर्थ वाले प्रोपोर्शनल को एक्स मान लूंगा। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, ए डी इज इक्वल टू बी सी के बराबर होता है। तो केवल वही मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पे करनी है, जो अपना यहाँ पे ए डी होगा वो बी सी के बराबर होगा। इसका मतलब ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स बी सी के बराबर होगा। मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू जब मैं फाइंड करूँगा तभी मुझे फोर्थ प्रोपोर्शनल मिलेगा। मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी कितनी, बी सी अपॉन में ए। तो जब भी मुझसे पूछे कि व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो मैं बी सी अपॉन में ए कर दूंगा। जैसे मैं आपसे एक सवाल भी पूछता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है ऑफ 16, 24 और 8 का, है ना। इस तरीके से ही आपसे सवाल पूछेगा। तो आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल इसका फाइंड करना है, फाइंड करो। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, जब भी आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए। ये होता है अपना ए, ये होता है अपना बी और ये होता है अपना सी। तो बी सी अपॉन ए मतलब 24 इंटू 8 अपॉन 16, ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए। और यहाँ से मुझे मिल जाएगी एक्स की वैल्यू, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल। देखो 8 से जाएगा ये 2 बार में, 2 से जाएगा ये 12 बार में। इसका मतलब इन तीनों नंबर का अपना प्रोपोर्शनल कितना आएगा, 12। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल आपसे जब भी पूछेगा तो आपको 3 यहाँ पे नंबर देगा और वहाँ से आपसे पूछेगा कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है बी सी अपॉन ए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात तो आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही आपसे पूछता है थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल देखो, थर्ड प्रोपोर्शनल ना दो तरीके से होते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल भी आपके दो तरीके से होते हैं। एक तो इसमें 3 नंबर दे देगा और एक या तो फिर आपको 2 नंबर दे देगा। देखो 3 नंबर देने का मतलब क्या है, देखो मैंने आपको बताया था ए रेशो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी। ये होता है अपना पहला प्रोपोर्शनल, ये होता है दूसरा, ये अपना तीसरा, ये अपना चौथा।
तो यहाँ पर 3 वेरिएबल देगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये थर्ड प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये c की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो c की जगह मैं यहाँ पे x मानूंगा और यहाँ पे ये d नहीं, यहाँ पे अपना तीसरा वेरिएबल c हो जाएगा। इसका मतलब जब भी आपको 3 नंबर दिया रहेगा तो वो इस फॉर्म में रहेगा, a/b इज प्रोपोर्शनल टू x/c। अब ये अपना थर्ड प्रोपोर्शनल है, मुझे यहाँ से x की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी कैसे भाई, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था AD इज इक्वल टू BC, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, bx इज इक्वल टू AC के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी AC अपॉन में b। अभी मैंने आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल बताया था, उससे ही मिलता जुलता फॉर्मूला है ये। फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है BC अपॉन में a और अपना थर्ड प्रोपोर्शनल होता है AC अपॉन में b। आया समझ में। तो ये तो रही कहानी जब आपको 3 नंबर दिया जाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए। इस पे मैंने क्वेश्चन भी ऐड किया है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, तो आपका जो कंसेप्ट है और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन 2 नंबर का भी प्रोपोर्शनल पूछने के लिए दे देता है वो थर्ड प्रोपोर्शनल। 2 नंबर का मतलब जैसे a रेशो b इज प्रोपोर्शनल टू b रेशो c। अब ये जो c है ना, एक्चुअली ये थर्ड वेरिएबल है, तो ये x है, ये कुछ और नहीं, ये x है, मुझे इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे 3 ही वेरिएबल है ना, a b और c, यहाँ पे c की वैल्यू x है, मुझे इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करूँगा, ax इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ax इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन में a। इसका मतलब ये भी मेरा थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला है। यहाँ से भी मेरे को थर्ड प्रोपोर्शनल मिलेगा जब मेरे पास केवल 2 नंबर दिए रहेंगे, और जब मेरे पास 3 नंबर दिए रहेंगे तब मुझे थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करने का ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ए सी अपॉन बी। और अगर मुझे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, बी सी अपॉन में ए। ये याद रखना, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। जब आप मैं अभी पे क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपकी जो कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। और ये जो पूरी क्लास हो रही है ना, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वहाँ से जाके आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इसकी पीडीएफ खोल सकते हो, और वहाँ से जाके आप इसकी प्रैक्टिस एक बार और कर सकते हो, ताकि आपकी प्रैक्टिस एक बार और हो जाए और आपके कंसेप्ट जो भी हैं वो एक बार और क्लियर हो जाए। आप वहाँ से नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो रहा अपना थर्ड प्रोपोर्शनल। एक और कंसेप्ट होता है अपना मीन प्रोपोर्शनल का। देखो मीन प्रोपोर्शनल, सबसे पहले तो आप जानो मीन क्या होता है। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है बताओ भाई, मीन क्या होता है, सबसे पहले आप ये बताओ मीन क्या होता है। मीन मतलब होता है एवरेज, लेकिन यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल पूछ रखा है। मीन प्रोपोर्शनल होता है, मीन प्रोपोर्शनल देखो जब भी आपसे पूछेगा ना तो केवल आपको 2 वेरिएबल देगा, सपोज ए और बी। और मीन प्रोपोर्शनल जब मैं यहाँ पे इसका प्रोपोर्शन ड्रॉ करूँ तो इसका मतलब होता है ए रेशो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स रेशो बी। इसका मतलब एक वेरिएबल 2 वेरिएबल, और मुझे यहाँ से ये जो x है ना, यही अगर इसकी वैल्यू मैं फाइंड करूँ तो यहाँ से मुझे मीन प्रोपोर्शनल मिलेगा। अब मैं कैसे फाइंड करूँगा भाई, मैंने आपको बताया ए डी इज इक्वल टू बी सी के बराबर, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू आएगी अंडर रूट ए बी। तो जब भी आपसे पूछे मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए, तो आपको हमेशा x की जो भी वैल्यू आपके दे रहेंगे, 2 वैल्यू दी रहेगी, 2 नंबर दिया रहेगा, उसका अंडर रूट फाइंड करना है। तो मैंने आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या बताया था अपना, बी सी अपॉन में ए बताया था। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या बताया था मैंने आपको, ए सी अपॉन में बी बताया था, और एक और बताया था बी स्क्वायर अपॉन में ए बताया था। और यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल मैंने आपको क्या बताया, रूट ए बी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारे। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आखिर पूछे जाते हैं। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। एक क्वेश्चन और दिया था मैंने आगे, फाइंड द व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 10 एंड 20। भाई यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल दे रखे हैं, इसका मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए वाला फॉर्मूला लगेगा। अब बी की वैल्यू यहाँ पे, ये पहली वाली ए की वैल्यू होती है, दूसरी वाली बी की वैल्यू, तो ये 20 गुना 20 हो जाएगा अपॉन ए की वैल्यू 10, तो 0 से 0, 22 जा 40, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, जो प्रोपोर्शनल वाला कंसेप्ट है पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। अब करते हैं अगले अगले सवाल पे। देखो इस सवाल में क्या बोला, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 21। थर्ड प्रोपोर्शनल पे ज़्यादा सवाल आते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल पे कम आते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला दोनों का याद रखना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या था, बी सी अपॉन ए। थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या था, ए सी अपॉन बी, या फिर बी स्क्वायर अपॉन ए। और मीन प्रोपोर्शनल का रूट ए बी। अब मुझे यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रखा है 2 नंबर देके, तो यहाँ पे 2 नंबर वाला ये ए बी, तो यहाँ मुझे अगर ए बी पता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ए बी मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए। थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए बी, ये ए है ये बी है, तो बी क्या है मेरा 21 गुना 21। अब ये 9 है ए, देखो ये 9 कुछ और नहीं 3 गुना 3 है, तो एक 3 से ये 7 बार में चल जाएगा, एक 3 से ये 7 बार में चल जाएगा, 7 7 जा 49। इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर ए इसका थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। जैसे अगले सवाल पे चलते हैं, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए
एंड बी की पावर 4 अपॉन 4a। भाई यहाँ पर भी दो वेरिएबल दे रखा है, ये a दे रखा है, ये b दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या होता है अपना बी स्क्वायर अपॉन a। तो यहाँ से b की स्क्वायर जब मैं करूँगा, जब मैं इस पूरे का स्क्वायर करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना b की पावर 8 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 4 4 जा 16 a स्क्वायर हो जाएगा। और मुझे उसको a से डिवाइड करना है, a की वैल्यू अपनी a ही है, तो मैं a से इसकी डिवाइड करूँगा, तो ये कुछ और नहीं, देखो यहाँ पे a के नीचे कुछ और नहीं, 1 है। ये वाली इससे मल्टीप्लाई होती है, ये वाली इससे मल्टीप्लाई होती है। जब मैं 1 की b की पावर 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो b की पावर 8 ही आएगा, लेकिन जब मैं इसकी a से इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 का a क्यूब हो जाएगा। तो मेरा कुल मिला के इसका थर्ड प्रोपोर्शनल किया हुआ b की पावर 8 अपॉन 16 a क्यूब, अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। कैलकुलेट द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4 15 एंड 24। देखो यहाँ पे तीन वेरिएबल आ गए और मुझे पूछा क्या है थर्ड प्रोपोर्शनल, तो इसका मैंने दूसरा वाला फॉर्मूला भी बताया था। क्या बताया था, ए सी अपॉन में बी, ए सी अपॉन में बी। यहाँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए सी अपॉन बी बी मतलब 4 इंटू 24, और यहाँ पे 15 है। अब यहाँ से देखो कट रहा है, 3 से 5 बार में कट रहा है, 3 से 8 बार में कट रहा है, आएगा कितना 8 4 जो 32 अपॉन में 5, 32 अपॉन में 5, इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, 3 वेरिएबल में भी पूछ सकता है, 2 वेरिएबल में भी पूछ सकता है। अगले सवाल पे चलते हैं। इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 42 इज 3a प्लस 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। भाई अगर थर्ड प्रोपोर्शनल 9 और 42 का इसके बराबर है तो मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले मुझे इसका थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना पड़ेगा। अब ये दो वेरिएबल हैं, इसका मतलब मेरा फॉर्मूला लगेगा बी स्क्वायर अपॉन में a। इसका मतलब 42 इंटू में 42 अपॉन में 9। अब ये 9 कुछ और नहीं, 3 इंटू 3 है, तो एक 3 से ये 14 बार में चल जाएगा, एक 3 से ये 14 बार में चल जाएगा। इसका मतलब इसका फर्स्ट नहीं थर्ड, इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल आया कितना मेरा 196, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 196 आया। और ये बराबर में किसके दे रखा है 3a प्लस में 7। जब मैं इस 7 को उधर भेजूंगा तो ये 189 हो जाएगा, और 189 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से एक वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आएगी अपनी 63। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आपको कंसेप्ट समझ लेना है, उसके बाद सवाल में कुछ दम नहीं बचता। बस आपके हाथ में कंसेप्ट इज़ द पावर। अगर आपके हाथ में पावर है तो ये सारे क्वेश्चन आपके नीचे झुकेंगे। अब अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 144 एंड 225। भाई मीन प्रोपोर्शनल मैंने क्या बताया था, दोनों नंबर का अंडर रूट ले लेना है, ए और बी। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 144 और बी की वैल्यू कितनी है 225, और मुझे इस पूरे नंबर का अंडर रूट ले लेना है। भाई 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, तो 12 बाहर आ जाएगा। 255 का स्क्वायर कितना होता है स्क्वायर रूट 15, तो ये 15 बाहर आ जाएगा। देखो 12 गुना 12 होता है ये, और ये 15 गुना 15 होता है। जब भी मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, जब भी यहाँ पे ये 2 रहता है, ये लिखते नहीं हम 2, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो अगर ये 2 के फॉर्म में पेयर बन जाता है ना, तो उसमें से एक बाहर आ जाता है। यहाँ पर भी दोनों का पेयर बन रहा है तो एक बाहर आ जाएगा, तो वही उसका आंसर होता है, स्क्वायर रूट होता है वही। तो ये 12 गुना 15 आ गया, 12 गुना 15 होता है 180। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 6 एंड अनदर नंबर इज 30, व्हाट इज द नंबर। यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल 6 और अनदर नंबर, सपोज मैं ए ले लेता हूँ, तो 6 और ए का मीन प्रोपोर्शनल होगा रूट का 6 है, और सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है 30, तो मुझे यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो जब यहाँ से ये अंडर रूट यहाँ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा बिल्कुल, तो यहाँ से मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी। भाई 30 का स्क्वायर होता है 900 बिल्कुल। अब यहाँ से 6a, मुझे a की वैल्यू फाइंड करना है, तो 6 को मैं यहाँ पे नीचे भेजूंगा। अब देखो कटेगा 6 से ये 15 बार में जाएगा, 15 छिक्का 90, और एक जीरो एज इट इज आ जाएगा। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आई 150। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। देखो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इतनी कैलकुलेशन तो मुझे स्किप करनी ही पड़ेगी अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, जो कि एकदम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो इतना तो आपको दिमाग का स्तर अपना बढ़ाना पड़ेगा कि ये आप डायरेक्ट ही काट लो, है ना। ऐसे नहीं कि एक एक करके काटो, पहले 2 से काटो फिर 3 से काटो, ऐसे नहीं, आपको डायरेक्ट काटना पड़ेगा। तो 6 से ये पहला वाला जो 90 15 बार में जा रहा है, जीरो एज इट इज़ लगा दिया मैंने 150, ए की वैल्यू आ जाएगी 150। अगले सवाल पे चलते हैं। वॉट इज़ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2.5 एंड 0.625। मुझे इसका मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। मीन प्रोपोर्शनल मतलब रूट ए बी, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 2.5 और बी की वैल्यू कितनी है 0.625। देखो अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 4 जीरो आएगा, नीचे 4 जीरो आएगा, इस 4 जीरो का भी मुझे स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है
25, 25 का स्क्वायर होता है ये 625। अब मैं इसका स्क्वायर रूट करूँगा तो देखो ये पेयर बन रहा है 100 इंटू 100 का, 100 इंटू 100 का पेयर बन रहा है, तो एक 100 बाहर आ जाएगा, इसका मतलब नीचे 100 बचेगा केवल। तो 25 और पंजे मतलब 125, 125 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूँगा 1.25, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? अगले सवाल पे चलते हैं। इफ एक्स 4.8 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक्स है क्या, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल। इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और उसका अंडर रूट लेके। 12.8 इंटू में 64.8। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो पहले तो मैं डेसिमल हटा लेता हूँ, यहाँ से अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 100 आएगा। अब मेरा आंसर आएगा ना वो डेसिमल में ही आएगा, क्योंकि ये 100 है। अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो नीचे 10 तो बच ही जाएगा, 10 तो बच ही जाएगा, 10 बच जाएगा, इसका मतलब डेसिमल में आएगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो एज इट इज़ गलत हो गए, गलत हो गए। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट। देखो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना कोई ईजी टास्क नहीं है, ईजी टास्क नहीं है। इसको मैं यूनिट डिजिट से यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका यही दो ऑप्शन बच गए, 8 है, इसका 4 है। यूनिट डिजिट से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यूनिट डिजिट से मैं चेक कर सकता हूँ। भाई स्क्वायर का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इन दोनों का कुछ ऐसा मल्टीप्लाई आना चाहिए कि इन दोनों ऑप्शन में से कोई किसी का भी एक का मैं स्क्वायर करूं तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे। तो मैं यूनिट डिजिट से कर सकता हूँ। भाई अगर मैं यहाँ पे 8 8 जो 64 लूँ, है ना, इस पूरे का स्क्वायर ले रहा हूँ, आगे कुछ भी आए मल्टीप्लाई होके लास्ट में 4 आ रहा है, आ रहा है 4। मैं अपने ऑप्शन में से चेक करूँगा किसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आ रहा है। भाई यूनिट डिजिट से चेक कर सकता हूँ, 8 का स्क्वायर अगर मैं 4 करूँगा, 8 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो आगे कुछ भी आए, 28 का 28.8 का पूरा का स्क्वायर करूँगा तो आगे कुछ भी आए लास्ट में 4 आएगा। ऐसे ही 26.4 का स्क्वायर करूँगा तो आगे कुछ भी आए लास्ट में 6 आने वाला है, क्योंकि 4 4 से 16 होता है, लास्ट में 6 आएगा। 28.8 लास्ट में 8 है, 8 8 से 64, इसका मतलब लास्ट में 4 आ रहा है, और 4 यूनिट डिजिट ही चाहिए मुझे, क्योंकि इसी का स्क्वायर ये वाला नंबर मैच करेगा, क्योंकि इन दोनों में से ही तो मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ लास्ट में 6 आ रहा है, और 6 मेरा यहाँ पे नहीं आना चाहिए। 8 8 से 64, लास्ट में 4 आना चाहिए, और 4 मेरे केवल एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। देखो अगर ये आंसर डेसिमल में नहीं आता ना तो मुझे चेक करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे 32 का स्क्वायर भी करता तो आगे कुछ भी है लास्ट में 4 आता, जो कि 32 का स्क्वायर होता है 1024, लास्ट में 4 आता। तो यहाँ पे भी 4 है तो मैच कर जाता 32 वाले से भी, फिर मुझे चेक करना पड़ता। लेकिन यहाँ 32 पहले ही कट गया, क्योंकि मेरा आंसर डेसिमल में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 10 बचा है। तो 10 बचा है तो डेसिमल में 32 है नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए, ये दोनों ऑप्शन। तो केवल एक ही बचा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 4 तो अपना होगा ही नहीं, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, मुझे यूनिट डिजिट 4 चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 64 एंड 4096। मुझे इसका मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। देखो मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करने का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट। भाई मीन का मैंने बताया था अंडर रूट ए बी, और अभी भी पिछला सवाल भी हमने वैसे किया था। अंडर रूट ए बी मतलब ए की वैल्यू 64 है और बी की मतलब 4096। अब इसका मुझे अंडर रूट फाइंड करना है। देखो 64 तो 8 का स्क्वायर होता है, और ये जो 4096 होता है ना, ये 64 का ही स्क्वायर होता है। 64 का स्क्वायर मतलब 8 की पावर 4, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब 64 का भी स्क्वायर मतलब 8 के स्क्वायर का स्क्वायर, तो 8 की पावर 4 हो जाएगा। कुल मिला के मुझे इस चीज़ का अंडर रूट लेना है। देखो यहाँ पर ये 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 पेयर बन रहा है, तो एक 8 तो मेरे यहाँ से बाहर आ जाएगा इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे 8 की पावर 4 है, 8 की पावर 4 है, इसका मतलब क्या है, 8 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 2, 8 के स्क्वायर का पेयर बन रहा है, तो 8 स्क्वायर यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब कुल मिला के मेरी इसकी जो अंडर रूट आया है वो किसके बराबर आया है, 8 इंटू 8 का स्क्वायर। ये कुछ और नहीं 8 का क्यूब है, और 8 का क्यूब 512, अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 64 अपॉन 2401 एंड 49 अपॉन 25। मुझे इसका मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, मतलब इसका अंडर रूट करना है मल्टीप्लाई करके। देखो 64 का स्क्वायर कितना, 64 का अंडर रूट कितना होता है 8, 24 का अंडर रूट कितना होता है बताओ 49, क्योंकि ये 49 का स्क्वायर है। और यहाँ पे 49 का अंडर रूट कितना होता है अपना 7, और 25 का अंडर रूट 5। देखो 7 से ये 7 बार में जा रहा है, आंसर कितना आ जाएगा 8 अपॉन 35, अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। द थर्ड प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स माइनस वाई। थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए, क्योंकि यहाँ पे दो ही वेरिएबल दे रखा है, ये अपना ए है ये बी है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए मतलब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और नीचे ए है अपना एक्स
देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इसका फॉर्मूला होता है, तो मैं इसको ऐसे चीज लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे ये एक एक्स माइनस वाई से कट जाएगा, तो कुल मिला के मेरा बचा क्या, एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। तो मेरा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3 और 27। मुझे इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। मीन प्रोपोर्शन मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट और उसका अंडर रूट। 27 या 81, 81 का अंडर रूट मतलब 9, 9 9 जी 81, तो 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स प्लस वाई की पावर 4 एंड एक्स माइनस वाई की पावर 4। मुझे इसका मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। मीन प्रोपोर्शन मतलब इन दोनों का अंडर रूट फाइंड करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट का। तो देखो ये भी पेयर बन रहा है, ये एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर मुझे यहाँ से बाहर आ जाएगा, कुल मिला के कुछ और नहीं, एक्स प्लस वाई का ये कुल मल्टीप्लाई इसी के तो बराबर है। तो यहाँ पे इन दोनों का पेयर बन रहा है, इन दोनों का पेयर एक बाहर आ जाएगा। जब मैं भी अंडर रूट लेता हूँ तो दो पेयर अगर बन रहे होते हो तो उसमें से एक बाहर आ जाता है, वही उसका आंसर होता है। तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से बाहर आ गया और यहाँ से अपना एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ये इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो मैं दोनों पे स्क्वायर रूट ले सकता हूँ, दोनों पे होल स्क्वायर ले सकता हूँ बिल्कुल। तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई कुछ और नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर बराबर बनेगा, क्योंकि ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है बिल्कुल। तो कुल मिला के इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, वही मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा और अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। इस पूरी क्लास में पीडीएफ जो है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसकी एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपके कंसेप्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल और आज का ये लास्ट सवाल है, व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 15 प्लस में अंडर रूट 200 एंड 27 माइनस 648। मुझे इसका मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। मीन प्रोपोर्शन मतलब मल्टीप्लाई इन दोनों का मतलब प्रोडक्ट और उसका अंडर रूट फाइंड करना। मुझे इसका मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। देखो ये अंडर 200 कुछ और नहीं, ये 10√2 है बिल्कुल। और ये 648 क्या है, 648 अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने करूँ, देखो ये किसका स्क्वायर के नज़दीक है, ये 324 का 2 गुना है। 324 का स्क्वायर रूट मैं जानता हूँ 18 होता है, इसका मतलब ये 18√2 है, ये कुछ और नहीं 18√2 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट में 15 प्लस में 10√2। ये आपको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिखना पड़ेगा। और ये 27 है माइनस में 18√2। क्या मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ कुछ, बिल्कुल कॉमन कॉमन ही ले लो आप। यहाँ से 5 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा 3 प्लस में 2√2 बचेगा। और यहाँ पर भी अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पे मैं क्या कॉमन लूँगा, यहाँ से अगर मैं 9 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, 9 3 27 माइनस में 2√2। देखो यहाँ से ये 9 और ये 5 एज इट इज़ एक साथ लिख लो, 9 5 45। और ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और बी स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर, 2 2 4 2 8 इसका स्क्वायर। तो मुझे इस पूरे का अंडर रूट फाइंड करना है। 9 में से 8 गया तो एक ही बचा, और यहाँ पे 45। तो अगर मैं 45 का अंडर रूट लूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो 3 3 या 9 5 45, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई 3√5 का मतलब क्या है, ये 3 बाहर कब आता है, जब अंदर पेयर होता है। अगर मैं इस 3 को अंदर फिर से भेजूँ तो पेयर में जाएगा, तो 3 इंटू 3 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। 3 3 या 9 5 या 45, तो 45 अंडर रूट, यही वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। इसका आंसर अपना 3√5 है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की क्लास का अंत करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज हमने रेशो तो ख़त्म किया जो भी हमने पहले से स्टार्ट करा था, और उस पर हमने एडवांस लेवल के क्वेश्चन किए जो अपने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थे, और फिर हमने आप प्रोपोर्शन स्टार्ट कर लिया। कल हम प्रोपोर्शन पे और भी सवाल करेंगे, फिर आगे की क्लास में हम लैंग्वेज बेस्ड सवाल करेंगे जो कि अपने रेशो चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास का हम यही अंत करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी लिंक मैं पीडीएफ की जो लिंक होती है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इसकी डाउनलोड करके इसकी पीडीएफ एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हो और नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी फीडबैक हो, तो आप कमेंट बॉक्स का जरूर इस्तेमाल करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, वहाँ पे कोई पैसे नहीं लगते कमेंट करने में, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में। ठीक है, तो अपना हेल्प जरूर, अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।